पिछले वीडियो में हमने ISO IEC 17025 2017 के बारे में ब्रीफली जाना था। तो चलिए इस नए वीडियो में हम लोग क्लोज वाइज इस स्टैंडर्ड को जानें। जैसे कि आपको पता है कि नए स्टैंडर्ड 2017 वर्जन के अंदर टोटल 8 क्लोजेज है। सबसे पहले जानते हैं क्लोज क्या होता है। क्लोज किसी ISO स्टैंडर्ड का खंड को कहते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं इस चीज़ को कि ISO IEC 17025 2017 को 8 खंडों में बांटा गया है। फर्स्ट क्लोज है स्कोप। ISO स्टैंडर्ड में सबसे पहले स्कोप होता है। स्कोप किसको कहेंगे या स्कोप हमें क्या बताता है? स्कोप डिस्क्राइब द व्हाट द डॉक्यूमेंट डज। स्कोप हमें यह बताता है कि यह डॉक्यूमेंट क्या करने वाली है, क्या बताने वाली है, यह डॉक्यूमेंट किसके लिए बनाई गई है। फर्स्ट पॉइंट है दिस डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपिटेंस, इम्पार्शलिटी एंड कंसिस्टेंट ऑपरेशन ऑफ लेबोरेटरी। यह जो डॉक्यूमेंट है वो लेबोरेटरी के कंपिटेंस, इम्पार्शलिटी एंड कंसिस्टेंट ऑपरेशन के बारे में कुछ जनरल रिक्वायरमेंट देती है। तो इस तीनों टर्म को जानते हैं, कंपिटेंसी, इम्पार्शलिटी एंड कंसिस्टेंट ऑपरेशन। कंपिटेंस, द एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली, वह एबिलिटी जिससे किसी काम को सही से किया जा सके। इम्पार्शलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल डिस्प्यूटेंट्स, फेयरनेस एंड न्यूट्रल। इम्पार्शलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता व न्यूट्रलिटी। हम हमेशा न्यूट्रल रहेंगे अपने काम के प्रति और निष्पक्ष रहेंगे। थर्ड पॉइंट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहेंगे ऑलवेज हैविंग द सेम ओपिनियन, बिहेवियर, नॉट चेंजिंग। जिस काम को आप कर रहे हो उसको लंबे समय तक करते रहना ही कंसिस्टेंट ऑपरेशन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है दिस डॉक्यूमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन performing laboratory activities regardless of the number of personnel। यह डॉक्यूमेंट उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है जो लेबोरेटरी एक्टिविटी को करता है, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ पर्सनल। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कर्मचारी कितनी है। यह डॉक्यूमेंट सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल है जो ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी एक्टिविटी को करती है। थर्ड पॉइंट इज लेबोरेटरी कस्टमर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्कीम यूजिंग पीयर असेसमेंट, accreditation bodies and others use this document in confirming or recognizing the competence of laboratory। laboratory के कस्टमर, रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे BIS भारत में रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम यूजिंग पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट हम कहेंगे जब दो लैबोरेटरी आपस में एक दूसरे का असेसमेंट करती है तो उसको हम पीयर असेसमेंट कहते हैं। एक्रेडिटेशन बॉडी, NABL इज एन एक्रेडिटेशन बॉडी इन इंडिया। अदर्स यूज दिस डॉक्यूमेंट इन कंफर्मिंग और रिकॉग्नाइजिंग द कंपिटेंस ऑफ लेबोरेटरी। ये सब इस डॉक्यूमेंट को यूज करके किसी भी लेबोरेटरी के कंपिटेंसी को कंफर्म कर सकती है। सेकेंड क्लोज इज नॉर्मेटिव रेफरेंस। नॉर्मेटिव रेफरेंस का मीनिंग होता है प्रमाणिक संदर्भ। मतलब कि इस डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी लिखा गया है उसका प्रमाणिक संदर्भ यह दो ISO डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट है ISO IEC गाइड 99। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल वोकैबुलरी ऑफ मेट्रोलॉजी, बेसिक एंड जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड एसोसिएटेड टर्म्स। इसको शॉर्ट में VIM कहते हैं। सेकेंड स्टैंडर्ड है ISO IEC
17,000. Conformity assessment, vocabulary and general principles. Third clause is terms and definitions. थर्ड क्लोज के अंदर में टोटल 9 टर्म्स हैं और उसको डिफाइन किया गया है, साथ ही उसका डिफिनीशन दिया गया है। सबसे पहला जो सब क्लोज है वो है 3.1 इम्पार्शलिटी। इम्पार्शलिटी का मीनिंग होता है प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का प्रेजेंस। ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स दैट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट do not exist or are resolved so as not to adversely influence subsequent activities of the laboratories. ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग होता है एक ऐसा स्थिति जिसमें आप अपने व्यक्तिगत राय से या फिर आप अपने व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले आप उसको रिजॉल्व कीजिए जिससे कि लैबोरेटरी के आने वाले एक्टिविटी पर इसका कोई विपरीत या प्रतिकूल असर ना पड़े। सेकंड पॉइंट में इसको समझाया गया है फ्रीडम फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। ये भी वही बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से फ्रीडम। थर्ड, इसके बाद फ्रीडम फ्रॉम बायस। बायस का मीनिंग होता है पक्षपात। कोई भी लेबोरेटरी पक्षपाती नहीं हो सकता। लैक ऑफ प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। अब टेस्टिंग करने से पहले कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मीनिंग, न्यूट्रलिटी का मतलब होता है तटस्थता। फेयरनेस, निष्पक्षता। ओपन माइंडेडनेस मतलब आपका विचार, आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। इवन हैंडेडनेस यानी आप कंप्लीटली फेयरनेस हो। डिटैचमेंट मतलब निर्लिप्तता। बैलेंस, संतुलित। तो ऑब्जेक्टिविटी के अंदर ये सब चीजें आ जाती है। तो इम्पार्शलिटी का मीनिंग हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रलिटी, प्रेजेंस ऑफ fairness, presence of open-mindedness, presence of detachment, presence of balance, etc. 3 subclause 3.2 complaint. Expression of dissatisfaction by any person or organization to a laboratory relating to the activities or results of that laboratory where a response is expected. Complaint हम उस स्थिति को कहते हैं जब कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी लैबोरेटरी के एक्टिविटी से रिलेटेड या उसके रिजल्ट से रिलेटेड किसी डिससेटिस्फैक्शन का एक्सप्रेशन करता है, साथ ही उसे एक रिस्पॉन्स का एक्सपेक्टेशंस होता है। सब क्लोज 3.3 इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन। इसको ILC भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन performance and evaluation of measurements or tests on the same or similar items by 2 or more laboratories in accordance with predetermined condition. इस प्रोसेस में एक ऑर्गेनाइजर होता है और 2 या 2 से अधिक लैब होती है जहां ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरह के आइटम को या एक ही आइटम को इन सभी लैब के पास टेस्टिंग के लिए भेजती है। टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद यह ऑर्गेनाइजेशन सभी लैब से रिजल्ट कलेक्ट करती है और ILC के थ्रू उसका इवैल्यूएशन करती है। सबक्लोज 3.4 इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट्स और टेस्ट्स ऑन द सेम और सिमिलर आइटम्स विद इन द सेम लैबोरेटरीज in the accordance with predetermined condition. इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन में 2 या 2 से अधिक लैबोरेटरी पार्टिसिपेट करती थी, जबकि इंट्रा लैबोरेटरी कंपैरिजन में एक ही लैब के अंदर
एक ही तरह के एटम को टेस्ट किया जाता है और यह जो टेस्टिंग होता है यह प्री डिटरमाइंड कंडीशन पे होता है, मतलब पहले से निर्धारित होता है कि कैसे किस कंडीशन में टेस्ट करना है। क्लोज थर्ड सब क्लोज 3.5 प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग evaluation of participant performance against pre-established criteria by means of intra-laboratory comparison। हम जो इंट्रा-लैबोरेटरी कंपैरिजन करते हैं उसके अगेंस्ट पार्टिकुलर परफॉर्मेंस के द्वारा टेस्टिंग का इवैल्यूएशन करना प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग कहलाती है। Proficiency testing is an important element of ISO IEC 17025 accreditation so that it has its own ISO standard ISO IEC 17043। Proficiency testing जो है यह एक important elements है ISO IEC 17025 के लिए। इस कारण ISO ने इसके लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड बनाया है ISO IEC 17043। सेकेंड डिफिनीशन देखते हैं। A proficiency test is a method used to demonstrate competency and validate a laboratory's measurement process by comparing your result to the results of a reference laboratory and other participant laboratories। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, जिसको शॉर्ट में PTV कहते हैं, इस मेथड के थ्रू आपके रिजल्ट को साथ ही आपके साथ और जो ऑर्गेनाइजेशन है या लैबोरेटरी है जिन्होंने एक ही एटम को टेस्ट किया है उसके रिजल्ट का कंपेयर करके आपके कॉम्पिटेंसी को डेमोस्ट्रेट किया जाता है तथा आपके मेजरमेंट प्रोसेस को वैलिडेट किया जाता है। ईच पार्टिसिपेंट lab will independently test the atom, submit their result to the coordinating body। इस पिक्चर में एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है जो ISO IEC 17043 के थ्रू PT ऑर्गेनाइज करवाती है। इसके अंदर एक रेफरेंस लैब होता है। मान लीजिए हमारा एक रेफरेंस लैब है। कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ने हमें एक यूनिट टेस्ट करने के लिए दिया, हमने उसको टेस्ट करके उस यूनिट को वापस कोऑर्डिनेटिंग बॉडी को दे दिया, साथ ही हमने अपना रिजल्ट भी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी को दे दिया। मान लीजिए वही यूनिट कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ने लैब ए को भेजा, लैब ए ने इसको टेस्ट करके लैब बी को भेज दिया, लैब बी ने फिर टेस्ट करके लैब सी को भेज दिया, सी ने डी को भेजा, डी ने ई को भेजा, ई ने एफ को भेजा और लैब एफ ने लास्ट में टेस्टिंग के बाद उस आइटम को कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के पास वापस भेज दी। अब कोऑर्डिनेटिंग बॉडी इन सभी लैब के रिजल्ट्स को एक्वायर करके उनको कंपेयर करेगा, साथ ही जो रेफरेंस लैबोरेटरी है उसके मेजरमेंट प्रोसेस को वैलिडेट करेगा। धन्यवाद।